हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या होता है ट्रांसफार्मर? एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे एट लो वोल्टेज, और एट लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे एट हाई वोल्टेज। मतलब क्या करे, जो वोल्टेज को चेंज कर दे, या तो बढ़ा दे या घटा दे। किसकी वोल्टेज को? अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को। उसको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप। होता तो एक ही है, लेकिन इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन हम उसको बोलते हैं जिसमें इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। जो इनपुट वोल्टेज को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। और जो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर दे उसको हम बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये। प्रिंसिपल है ना, तो ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? एक किसी कॉइल के थ्रू हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं, तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से किसी सेकेंडरी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसको ही बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये उसी पर वर्क करता है। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये दो दो टाइप से इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं कोर टाइप, है ना, और दूसरे को बोलते हैं सेल टाइप। बात कर रहे हैं पहले कोर टाइप की। इसमें क्या होती है, एक कोर होती है सॉफ्ट आयरन कोर। ये है सॉफ्ट आयरन कोर। इससे दो कॉइल को वाउंड किया जाता है। इससे दो कॉइल को वाउंड किया जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, सही कर देते हैं इसको भी एक मिनट में। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसमें सपोज एन वन नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में, और जो प्राइमरी है उसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं जिसका ईएमएफ ई है। ठीक है, और ये होती है हमारी आउटपुट। इधर से हमको जो वोल्टेज कम या ज़्यादा करनी है वो इधर से हमको मिलेगी। ठीक है, ये हो गया कोर टाइप। ठीक है, अब देखते हैं सेल टाइप। दोनों की वर्किंग सेम होगी, कोर टाइप हो चाहे सेल टाइप हो। सेल टाइप में क्या होगा, बस कंस्ट्रक्शन अलग है, बाकी तो वर्किंग वर्किंग सब सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने दो अलग अलग जगह पे कॉइल को बाउंड किया था, इसमें हम एक ही जगह पे कॉइल को बाउंड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये होगी हमारी आउटपुट। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। ऐसे यहाँ पे ये होगी प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। ठीक है, ये होता है इनका कंस्ट्रक्शन। ठीक, दो कॉइल होती है इनमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, इनपुट है, सेकेंडरी क्या है, आउटपुट है। यहाँ इस प्राइमरी पे अपन लगाते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कहानी होगी, प्राइमरी पर सोर्स लगेगा, प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 होंगे, और सेकेंडरी के जो टर्न्स होंगे वो N2 होंगे। तो ये तो हो गया इनका कंस्ट्रक्शन। चलिए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, जो वर्किंग दिखा रहे हैं हम, दोनों की वर्किंग सेम ही होती है, चाहे सेल टाइप हो चाहे कोर टाइप हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में क्या होगा, जब हम प्राइमरी को जब हम प्राइमरी को एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी के थ्रू एक अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, है ना, जिसकी वजह से वहां पर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
जो सेकेंडरी कॉल के थ्रू पास करेगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू और अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी एरिया के थ्रू, तो मतलब क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो अगर फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज एक ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल के अंदर। जिस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो यही है इसकी वर्किंग। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना होगा वर्किंग। तो ले लिया हमने वही कोर टाइप। ये है आउटपुट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये है इनपुट, इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसमें एक ईएमएफ लगा दी, एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिया है जिसकी वैल्यू है ई, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2। इस अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट होगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक, जब ये फील्ड इस कॉइल के थ्रू पास करेगा तो इस कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स आएगा जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, है ना। ईएमएफ यहाँ भी इंड्यूस होगी क्योंकि यहाँ से भी जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, अगर यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लीक नहीं कर रहा है, जितना फ्लक्स इसने बनाया है, किसने, प्राइमरी ने, उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी से अगर पास कर रहा है तो हम बोलेंगे देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज तो देखते हैं हम लीकेज, तो देखेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कितना हुआ होगा, तो वो होगा E1 जो कि होगा -N1 d∅ ओवर dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ई क्या है, ई सोर्स है, और ये E1 क्या है, इंड्यूस, जो इसमें इंड्यूस हुआ है ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल के थ्रू, जिससे यहाँ पे ये एक इंड्यूस ईएमएफ आया होगा किसमें, प्राइमरी में। ऐसे ही एक इंड्यूस हुआ होगा सेकेंडरी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, इसको बोलेंगे E2। इसकी वैल्यू होगी -N2 d∅ ओवर dt। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं रेशियो निकालूँ E2 अपॉन E1, तो मुझको मिलेगा N2 अपॉन N1। ठीक है, वेयर E2 इज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, E1 इज इनपुट वोल्टेज। अभी मैं बोल दे रहा हूँ, बाद में इसको प्रूव भी कर देंगे कि ये इनपुट वोल्टेज है। वैसे हमें पता है E1 क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इनपुट वोल्टेज है वो तो E है। ठीक है, अब देखो इसको हम इनपुट वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो सोर्स है वो E है, इसमें जो इंड्यूस हुआ है वो E1 हुआ है। तो जो E है अगर ये पॉजिटिव होगा तो जो E1 है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो टोटल ईएमएफ आया है वो आया होगा E माइनस E1, सॉरी E माइनस E1, है ना। क्या है ये, अगर मैं निकालूं करंट थ्रू प्राइमरी, क्या निकालूं, करंट थ्रू प्राइमरी, करंट क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो इसकी जो V है, इसमें जो नेट V है वो कितनी है, E माइनस E1, है ना। करंट अगर इसमें I1 है, रेजिस्टेंस इसका R है, तो ये होगा E माइनस I1 इक्वल्स टू I1 इंटू R। माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उस पर लगेगा लेंज लॉ, और लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिस रीजन से ये इंड्यूस हुआ है उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, इफ R इज वेरी लेस, यानी कि R जो है नियरली 0 है, तो क्या मैं E इक्वल्स टू E1 लिख सकता हूँ, है ना। E क्या है, मेरी इनपुट वोल्टेज, E1 क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर ही होगी। ठीक है, तो E बोलो या E1 बोलो, बात तो सेम है। E1 क्या है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो N2 अपॉन N1 है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना। अगर हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, E2 इक्वल्स टू मिलेगा मुझे E1 इंटू N2 अपॉन N1, और N2 अपॉन N1 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, चलिए अगर हम देखते हैं करंट थ्रू ट्रांसफॉर्मर, है ना, कैसे कर सकते हैं।
इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, यहाँ पर अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो जितनी पावर प्राइमरी सोर्स ने दी होगी उतनी ही पावर हमको सॉरी सेकेंडरी सोर्स से मिलेगी। सेकेंडरी सोर्स नहीं, क्या है ये प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। तो जितनी पावर हमको सेकेंडरी कॉइल में मिली होगी उतनी पावर हमको सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी। ठीक है, तो इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस का मतलब हो गया इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100%। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है, यानी कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। ठीक है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो हम बोल सकते हैं इनपुट पावर विल बी इक्वल आउटपुट पावर, कब, इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस। और रियलिटी में ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी जहां पर एनर्जी लॉस ना हो, यानी कि ऐसी कोई डिवाइस नहीं है आज तक जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो, यानी कि जहां पे इनपुट पावर इक्वल आउटपुट पावर हो, आज तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी है। हर जगह एनर्जी लॉस होता है और एफिशिएंसी कुछ ना कुछ कम आती है। इनपुट पावर कितनी होगी, तो इनपुट करंट इंटू इनपुट वोल्टेज, ये इक्वल टू होगा आउटपुट करंट इंटू आउटपुट वोल्टेज। अगर यहाँ से मैं I1 अपॉन I2 देखता हूँ तो मुझे मिलेगा E2 अपॉन E1, और E2 अपॉन E1 होता है N2 अपॉन N1। तो ये होता है करंट इन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, चलिए अब बात हो गई वोल्टेज की, बात हो गई करंट की, बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने बताया एफिशिएंसी को दिखाते हैं ईटा से, और ये होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। ठीक है, ये होता है क्या, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आउटपुट पावर कितनी है, I2 अपॉन E2, इनपुट पावर कितनी है, I1 इंटू E1। ठीक है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला था, अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी, है ना। अगर ये दोनों बराबर है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये 1 आएगा रेशियो, और 1 इंटू 100% क्या होगा, 100%। ठीक है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मर या ऐसी आज तक कोई डिवाइस नहीं बनी है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100%। ठीक है, तो ये बात होगी ट्रांसफॉर्मर की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एसी जनरेटर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।